हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, देखिए डायबिटीज मेलाइटस के अंदर हम लोग देखेंगे सब। इससे पहले हम थोड़ा सा इसके सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आपको पता है क्लासिकल सिम्टम्स जो होते हैं, अगर हम क्लासिकल सिम्टम्स की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा नंबर फर्स्ट पॉलीयूरिया, और पॉलीयूरिया के अलावा आपको देखने को मिलेगा पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया, तो देखिए पॉलीयूरिया आपको हुआ या पॉलीयूरिया हुआ, आपके पेशेंट को पॉलीडिप्सिया हुआ। ठीक है, तो पॉलीयूरिया यानी कि जब पेशेंट यूरिनेशन ज़्यादा करेगा, टॉयलेट ज़्यादा जाएगा तो पानी बॉडी से ज़्यादा बाहर निकलेगा, तो उसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, पॉलीडिप्सिया हो जाएगा, यानी कि प्यास भी ज़्यादा लगने लगेगी, उसको पानी की नीड ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आप पॉलीपेप्सिया किसे कहोगे, आप पॉलीडिप्सिया किसे कहोगे, ठीक है, पॉलीयूरिया किसे कहोगे, तो देखिए सबसे पहले आता है कि पॉलीयूरिया आप किसे कहोगे। पॉलीयूरिया कब बोलोगे, कितना यूरिन पर डे होगा जब आप उसको पॉलीयूरिया कहोगे। तो देखिए हम अगर नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल जो यूरिन होता है पर डे का वो होता है 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यूनिट लिखूं तो 1 ml पर kg पर आर। ठीक है, पर आर ये होगा नॉर्मल यूरिन ये होता है। ठीक है, अगर मैं पॉलीयूरिया की बात करूं तो ये मोर देन 3 लीटर होगा। ठीक है, पर डे अगर मोर देन 3 लीटर होता है तो इसको पॉलीयूरिया कहते हैं। ठीक है, और अगर मैं मैथमेटिक्स में बात करूं, जैसे मैंने अभी बताया 1 ml पर kg पर आर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो अगर मोर देन 2 ml पर kg पर आर तो ये कहलाएगा पॉलीयूरिया। अब देखिए पॉलीयूरिया तो आपको समझ आ गया कि पेशेंट अगर दिन में 24 घंटे के अंदर 3 लीटर से ज़्यादा टॉयलेट करता है तो आप उसको क्या कहोगे, ज़्यादा यूरिनेशन करता है तो उसको आप पॉलीयूरिया कहोगे। ठीक है, अगर इसी को आप ml में बताओगे तो 2 ml पर kg पर आर से अगर ज़्यादा जाता है तो आप उसको पॉलीयूरिया कहोगे। ओके, लेकिन मैं अगर बात करूं कि इन केस ऑफ पॉलीडिप्सिया, ठीक है, कितना पानी पिएगा पेशेंट तब आप उसको पॉलीडिप्सिया कहोगे। ठीक है, तो पॉलीडिप्सिया किसे कहेंगे हम, अगर मोर देन 6 लीटर, ठीक है, वाटर इनटेक करता है पेशेंट, अगर मोर देन 6 लीटर वाटर इनटेक करता है एज पर डे तो हम उसको पॉलीडिप्सिया कहेंगे। ठीक है, पर डे, तो उसे क्या कहेंगे, पॉलीडिप्सिया कहेंगे। ओके, अब देखिए पॉलीडिप्सिया, इसके बाद नंबर थर्ड पे आता है क्लासिकल सिम्टम्स में, दैट इज कॉल्ड पॉली पॉलीफेजिया। ओके, अगर मैं पॉलीफेजिया की बात करूं तो ये होता है कि पेशेंट को ज़्यादा भूख लगती है, वो खाना ज़्यादा खाता है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, जब भी आपके पास कोई डायबिटिक पेशेंट आता है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा भूख क्यों लगती है, उसको ज़्यादा भूख लगती है, पेशेंट जब आपके पास आएगा आप देखोगे कि ज़्यादा खाना खा रहा है और साथ ही साथ ज़्यादा खाने के बाद भी पेशेंट क्या दिखता है आपको, दुबला पतला दिखेगा। ठीक है, दुबला पतला दिखेगा डायबिटिक पेशेंट, अगर वो इंसुलिन नहीं ले रहा है। हम ट्रीटमेंट से पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब पेशेंट को पता नहीं होता, जब वो आता है तो वो आपसे कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं खाना तो बहुत ज़्यादा खाता हूँ, नॉर्मल से भी ज़्यादा खाता हूँ, मतलब जितनी भूख मुझे पहले लगती थी अब उससे ज़्यादा लगती है, लेकिन उसके बाद भी मेरा वजन कम होता जाता है, वेट लॉस होता जा रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे वेट लॉस नंबर 4 पे आता है, वेट लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे वेट लॉस क्यों होता है, क्योंकि वो फूड खा रहा है, उसको भूख ज़्यादा लग रही है, उसका कारण ही यही है क्योंकि
उसको डायबिटीज मेलाइटस है और डायबिटीज होने की वजह से उसका इंसुलिन प्रॉपर नहीं आ रहा, ठीक है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन कम होने की वजह से मोस्टली टाइप 1 डायबिटीज के अंदर ये देखने को मिलता है कि इंसुलिन नहीं होता। तो इंसुलिन नहीं है तो सेल के अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा। जब सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा तो उस केस में क्या होगा, सेल तो ये सोच रहा है ना कि पेशेंट खाना ही नहीं खा रहा, क्योंकि सेल तो स्टारवेशन में जा रहा है, फास्टिंग कंडीशन में जा रहा है, ठीक है। तो सेल क्या सोच रहा है कि पेशेंट खाना नहीं खा रहा, और उसकी वजह से उसके सैटिस्फैक्टरी सेंटर के लिए एज ए उसको मतलब फास्टिंग की तरह उसको भूख लग रही है बार बार और वो खाना खा रहा है, ठीक है। अब वो खाना खा रहा है लेकिन उसके बाद भी ग्लूकोज सेल्स में नहीं जा रहा, उसकी वजह से उसकी बॉडी क्या कर रही है, उसके फैट को रिड्यूस करने में लगी हुई है, फैट को यूज कर रही है, ठीक है। और इस वजह से फैट को यूज करने की वजह से पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, पॉलीफेजिया भी है, खाना भी ज्यादा खा रहा है लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है, पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन आपको क्लासिकल सिम्टम्स दिखेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, पेशेंट एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है कि ये चारों जो आप सिम्टम्स देख रहे हो इनमें से कौन सा ऐसा सिम्टम है जो क्लासिकल सिम्टम नहीं है। तो पॉलीफेजिया इज नॉट अ क्लासिकल सिम्टम, नॉट अ क्लासिकल सिम्टम, पॉलीफेजिया क्लासिकल सिम्टम नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है पॉलीफेजिया, देखिए आप पॉलीयूरिया हर चीज को आप नाप सकते हो, आप पॉलीयूरिया को नाप सकते हो कि पेशेंट कितना टॉयलेट जा रहा है दिन में, ठीक है। आप पॉलीडिप्सिया को नाप सकते हो, कितना पेशेंट पानी पी रहा है दिन में, ठीक है, वो आप नाप सकते हो। और वेट नाप सकते हो पेशेंट का कि पहले 60 केजी वेट था अभी 50 केजी वेट है, ठीक है। लेकिन आप पॉलीफेजिया को कैसे नापोगे, किसी की प्लेट छोटी होती है, कोई छोटी स्पून से खाना खाता है, कोई बड़ी स्पून से खाना खाता है, कोई आपको बताता है कि मैं तो 1 प्लेट खाना खाता हूँ, भाई उसकी प्लेट कभी छोटी है कभी बड़ी है, इन दैट केस हाउ यू विल मेजर, ठीक है। तो आप मेजर नहीं कर पाओगे, इसलिए ये क्लासिकल सिम्टम्स के अंदर नहीं आता। पॉलीफेजिया इज नॉट अ क्लासिकल सिम्टम, क्लियर। देखिए इसके अलावा हम कुछ चीजें और देखते हैं, और वो ये है कि जब पेशेंट आपके पास आया, ओके, तो जब पेशेंट आपके पास आता है आप क्या करते हो, पेशेंट आएगा आपके पास, उसको सिम्टम्स हैं, डायबिटिक सिम्टम्स हैं, इन दैट केस व्हाट यू विल डू, क्लासिकल सिम्टम्स अगर आप देख रहे हो तो आप क्या करोगे, आप रैंडम ब्लड शुगर करोगे या फास्टिंग ब्लड शुगर करोगे या फिर आप प्रीप्रेंडियल ब्लड शुगर करोगे, ठीक है। तो ये आप सारी चीजें करते हो। लेकिन अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, उसको कोई सिम्टम ही नहीं है, इन दैट केस व्हाट यू विल डू, तो इस केस में अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, देखिए सिम्टोमेटिक पेशेंट के अंदर आपने क्या किया, सिम्टोमेटिक पेशेंट के अंदर आपने किया रैंडम ब्लड शुगर, ओके। और अगर रैंडम ब्लड शुगर मोर देन 200 आता है, मोर देन 200 mg, ठीक है, %, अगर मान लो 200 से ज्यादा आता है रैंडम ब्लड शुगर तो आप कहोगे पेशेंट को डायबिटीज है, ठीक है। अगर एसिम्टोमेटिक पेशेंट आता है आपके पास तब तो आपको पता ही नहीं है, ठीक। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपके पास बेस्ट टेस्ट है HbA1c, HbA1c, ओके, दिस इज द बेस्ट टेस्ट फॉर द एसिम्टोमेटिक पेशेंट। एसिम्टोमेटिक पेशेंट के लिए आपके पास HbA1c इज अ बेस्ट टेस्ट। अब देखिए HbA1c की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, अगर नॉर्मल पेशेंट आता है आपके पास तो HbA1c कितना होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल पेशेंट के अंदर आप क्या देखोगे, लेस देन या इक्वल 5.6%, ये आपको मिलेगा नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। अगर पेशेंट की मान लो 5.7 से ज्यादा है, 5.7 से, और हम कहेंगे 5.7 to 6.4% आता है HbA1c, इन दैट केस आप क्या कहोगे, इसमें कहोगे आप इंटॉलरेंस ग्लूकोज टेस्ट, ठीक है। ये क्या है, इंटॉलरेंस ग्लूकोज टेस्ट, यहाँ पे इंटॉलरेंट ग्लूकोज आ रहा है, मतलब ग्लूकोज टॉलरेंस नहीं है, ठीक है। अगर इससे भी ज्यादा जाता है, ठीक है, कितना जाएगा, अगर मान लो आप यहाँ पे मोर देन 6.5 जाता है, अगर मोर देन 6.5, ठीक है, 6.5% से ज्यादा है HbA1c, तब आप कहोगे पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस है, ओके। तो दिस इज द नॉर्मल वैल्यू वेयर वी चेक द HbA1c, ओके। HbA1c का मतलब क्या है,
HbA1c क्या होता है, देखिए यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है, तो एक एडल्ट हीमोग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन ए होता है, उसके ऊपर फर्स्ट यूनिट पे क्या बोलता है, हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है, ठीक है, उसको कहते हैं HbA1c। तो यहाँ पे इसी को हम चेक करते हैं। क्लियर। अभी देखिए ये जो HbA1c आप देख रहे हो, ये एक रिट्रोग्रेड टेस्ट है। क्या टेस्ट कहते हैं इसको, रिट्रोस्पेक्टिव टेस्ट, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, दिस इज अ रिट्रोस्पेक्टिव टेस्ट। ये रिट्रोस्पेक्टिव टेस्ट क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि ये एक एवरेज वैल्यू देता है और ये प्रीवियस टाइम यानी कि 8 से 12 वीक तक, 8 से 12 वीक तक का ये एक एवरेज वैल्यू निकाल के देता है, ठीक है, इसलिए हम इसको रिट्रोस्पेक्टिव टेस्ट बोलते हैं। ओके। अगर देखिए मैं मानता हूं आपके पास, अगर आपने HbA1c किया, ठीक है, HbA1c आपने किया और आपके पास मान लीजिए 3 डिफरेंट पेशेंट आते हैं, ठीक है, 3 अलग अलग पेशेंट है आपके पास, पेशेंट ए, पेशेंट बी और पेशेंट सी, ठीक है। तो आपने उसका क्या किया, HbA1c किया, ठीक है, और आपने HbA1c किया तो एक के अंदर 8% आया, दूसरे का 9% है, तीसरे का 10% है, 10%, ठीक है। इन दैट केस पेशेंट अब आपके बाहर बैठा है, आपने पेशेंट ने आपसे पूछा कि सर मेरा ग्लूकोज क्या है, आपने उसको बोल दिया कि आपका 8% है, 9% है, 10% है। पेशेंट क्या कहेगा, पता नहीं डॉक्टर ने क्या बता दिया मेरे को, परसेंटेज बता दिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो आप क्या कहोगे कि इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 25 से, ठीक है, 25 से। अगर इसे 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। तो अगर 25 देखो 8 से इसको करते हैं तो आएगा 200, ठीक है, और इसका 225 और इसका 250 mg%, ये ब्लड ग्लूकोज निकल के आ गया। तो इस तरीके से आप बता सकते हो पेशेंट को। क्लियर। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये एक एवरेज ब्लड शुगर होता है, जो आपका HbA1c से चेक करते हैं, ये क्या है, दिस इज अ एवरेज ब्लड शुगर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये आपका एवरेज ब्लड शुगर है, ठीक है, ये एवरेज ब्लड शुगर होता है। देखिए तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ एग्जामिनर से पहले, मैं पूछता हूँ आपको कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। दूसरा मैं एक और टर्म यूज करता हूं, बेस्ट टेस्ट फॉर द डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है, बेस्ट टेस्ट। तो आप क्या जवाब दोगे। इसके अलावा मैं आपको पूछता हूं कि सीवियरिटी ऑफ डायबिटीज मेलाइटस चेक करनी है, क्या करना है, सीवियरिटी ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर है इसका, इसका आंसर आप दीजिए। इसके अलावा मैं आपको एक और पूछता हूं, चलिए दूसरा टर्म यूज कर लेता हूं इसके अंदर, और दूसरा टर्म ये है कि मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है, मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट। ये मैं यहाँ पे आपको बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको इजीली समझ आ सकें, ठीक है, इसलिए मैं आपको बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए चाहे तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आ जाए, चाहे बेस्ट टेस्ट आ जाए, या सीवियरिटी ऑफ डायबिटीज मेलाइटस आ जाए, या आपके सामने आ जाए मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट, इन दैट केस व्हाट यू विल चूज, ओनली द वन आंसर, HbA1c। अब देखिए जब आपको कई तरीके से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा तो एग्जामिनर, आपने हर तरीके से जवाब दे दिया उसको HbA1c, ठीक है, तो एग्जामिनर क्या कहेगा, उसका ईगो हर्ट हो गया कि भैया ये तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ, एक ही जवाब दिया जा रहा है, तो अब मैं क्या करूं। तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज कर देगा, ठीक है, और वो इसकी जगह यूज करेगा लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। मुझे पता करना है लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। अगर लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ डायबिटीज की बात करें तब भी आंसर HbA1c होगा, ठीक है, सेम आंसर होगा उसके बाद भी। अगर अभी भी आपने सेम आंसर दे दिया, उसी तरीके से आपने सारी टर्मिनोलॉजी को समझ लिया, अब क्या करेगा एग्जामिनर, एग्जामिनर को और ज्यादा गुस्सा आएगा और वो एक इसी तरीके से एक और टर्म यूज करेगा और वो कहेगा शॉर्ट टर्म कंट्रोल
ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। अब उसने वर्ड यूज कर लिया शॉर्ट टर्म कंट्रोल ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस, इन दैट केस आंसर विल चेंज, और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीरम फ्रक्टोसेमाइन। क्या हो जाएगा आंसर, सीरम फ्रक्टोसेमाइन। ठीक है, नाउ दिस इज द आंसर, सीरम फ्रक्टोसेमाइन। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म कंट्रोल ऑफ डायबिटीज मेलाइटस यूज होता है क्वेश्चन के अंदर, इन दैट केस व्हाट यू विल सिलेक्ट, सीरम फ्रक्टोसेमाइन। ठीक है, सीरम फ्रक्टोसेमाइन। अगर इसके अलावा लॉन्ग टर्म या फिर, अब देखिए सीरम फ्रक्टोसेमाइन यहाँ पे इसके लिए शॉर्ट टर्म क्यों यूज किया गया है, क्योंकि ये भी एक रेट्रोस्पेक्टिव टेस्ट है। ये भी रेट्रोस्पेक्टिव टेस्ट है। क्या है ये, रेट्रोस्पेक्टिव टेस्ट। देखिए HbA1c आपने जो देखा था वो 2 से 3 महीने तक, यानी कि 8 से 12 वीक तक का हमें एक एवरेज दे रहा था। ठीक है, एवरेज वैल्यू दे रहा था। लेकिन ये जो सीरम फ्रक्टोसेमाइन है ये आपको एवरेज वैल्यू देगा 2 से 3 वीक की। कितना देगा, 2 to 3 वीक। और इसीलिए ये क्या है, शॉर्ट टर्म। ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया। ठीक है, शॉर्ट टर्म डायबिटीज कंट्रोल अगर आपको पता करना है, इन दैट केस यू कैन गो थ्रू द सीरम फ्रक्टोसेमाइन। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो HbA1c, और लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है यहाँ पे 2 से 3 महीने। ठीक है, ऐसा नहीं है 2 से 3 साल। ठीक है, ओनली 2 से 3 महीने। दिस इज माई वर्ड। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको कुछ नॉर्मल वैल्यूज की, ठीक है, नॉर्मल वैल्यूज की बात करूं तो नॉर्मल वैल्यू किस किस टाइम क्या क्या नॉर्मल वैल्यू होती हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक पॉइंट और बता देता हूं। ठीक है, अगर हम डायबिटीज मेलाइटस 1 की बात करें, टाइप की बात करें, तो इसके अंदर एक बेसिक पॉइंट आपने देखा होगा। मैं यहाँ पे एक सेल बनाता हूँ। ठीक है, दिस इज द बीटा सेल ऑफ द पैनक्रियाज। ठीक है, तो बीटा सेल से आपको पता है क्या, इंसुलिन सिक्रीट होता है। ठीक, लेकिन बीटा सेल के अंदर ये प्री प्रो इंसुलिन होता है। क्या होता है, प्री इंसुलिन या फिर प्रो इंसुलिन। प्री से प्रो इंसुलिन बनता है। ठीक है, प्रो इंसुलिन आपको पता है, प्री प्रो इंसुलिन। जब बॉडी के, अब इस सेल के ऊपर यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है और उस रिसेप्टर का नाम होता है GLUT2। ठीक है, ये GLUT2 रिसेप्टर है। अब ये जो GLUT2 रिसेप्टर है इसका क्या काम होता है, ये देखिए बाहर की तरफ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो शुगर आएगा ये उस शुगर को सेंस करेगा। जब ब्लड शुगर को ये सेंस करेगा, जब ब्लड शुगर आएगा ये क्या करेगा, इसको सेंस करेगा। ठीक है, अब ब्लड शुगर को सेंस करके ये यहाँ पे GLUT2 क्या करेगा, ये यहाँ पे इंसुलिन रिलीज करेगा। अब और इंसुलिन रिलीज करने के लिए तो आपको पता ही है क्या होता है, यहाँ पे पोटेशियम चैनल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, पोटेशियम चैनल्स। तो ये पोटेशियम चैनल से क्या होगा, इंसुलिन रिलीज होगा, इंसुलिन। ठीक है, जैसे ही GLUT2 को पता चला कि यहाँ पे क्या है, शुगर आ चुका है। ठीक है, तो शुगर जैसे ही आएगा तो ये क्या करेगा, इंसुलिन रिलीज कराएगा। और इंसुलिन रिलीज होता है बीटा 2 से। ठीक है, किससे, पोटेशियम चैनल्स होंगे यहाँ पे, ये इंसुलिन भी रिलीज करेंगे। और इंसुलिन के साथ साथ ये एक चीज और रिलीज करते हैं जिसे हम कहते हैं सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड। तो यहाँ पे मेरा इतना ये बताने का पर्पज ये था कि हम बॉडी में कैसे पता करेंगे कि पेशेंट की बॉडी में नेचुरल इंसुलिन है या फिर बाहर से इंसुलिन दिया जा रहा है। ठीक है, सिंथेटिक। तो देखिए अगर नेचुरल इंसुलिन सिक्रीट होता है तो उसके साथ आपको सी पेप्टाइड भी बढ़ा हुआ मिलेगा। सी पेप्टाइड का भी एक स्पेसिफिक लेवल होता है। ठीक है, अगर आपको सी पेप्टाइड मिल रहा है इसका मतलब ब्लड के अंदर नेचुरल इंसुलिन है, बिकॉज इंसुलिन के साथ हमेशा सी पेप्टाइड सिक्रीट होता है। अगर कोई पेशेंट डायबिटीज है और वो पहले से डायबिटिक पेशेंट क्या ले रहा है, इंसुलिन ले रहा है, यानी कि उसका अपना इंसुलिन नहीं है, नेचुरल इंसुलिन नहीं है, उस केस में क्या होगा, सी पेप्टाइड नहीं होंगे। तो हमें क्या इंसुलिन चेक करना है अगर बॉडी के अंदर कि ये इंसुलिन बाहर से ले रहा है या फिर नेचुरल इंसुलिन है, तो हम सी पेप्टाइड चेक करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बताने के लिए था। बाकी इससे आगे इतना बेसिक काफी है, इससे आगे हम लोग इसको 1 बाय 1 सारी चीजों को कंटिन्यू करेंगे। ओके, अच्छा एक और बेसिक पॉइंट कि अगर मैं बात करूं इंसुलिन के अलावा और ये बीटा सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, रादर देन इंसुलिन क्या सिक्रीट करेंगे, ये अमाइलिन सिक्रीट करते हैं। बीटा सेल से और क्या आता है, अमाइलिन। ठीक है,
और ये जो अमाइलिन सिक्रीट होता है, तो आप मेरे को बताइए अमाइलिन का फंक्शन क्या होता है। अमाइलिन क्या करता है, ये बीटा सेल बड़ा स्मार्ट सेल है बॉडी के अंदर, ये कई सारे फंक्शन करता है, ये अकेला इंसुलिन सिक्रीट नहीं करता, इसके अलावा सी पेप्टाइड तो सिक्रीट करता है ये, उसके अलावा अमाइलिन सिक्रीट करता है। और अमाइलिन का फंक्शन होता है स्टोमक का रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ स्टोमक मोटिलिटी। ठीक है, क्या करता है ये अमाइलिन, ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट स्टोमक मोटिलिटी। ठीक है, मोटिलिटी, तो ये स्टोमक की मोटिलिटी को भी रेगुलेट करता है। ओके, देखिए तो ये है बेसिक चीजें कुछ। आई थिंक आपको ये बेसिक फंडामेंटल समझ आ गया, तो इसके बाद आप काफी चीजों को समझ सकते हो। अगर आप थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री आपने पढ़ रखी होगी पहले से, तो आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर केवल इंसुलिन ऐसा है जो कि ब्लड शुगर को कम करता है, उसके अलावा बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जो ब्लड शुगर को बढ़ाती हैं। तो सपोज दैट अगर पेशेंट के अंदर ब्लड शुगर नहीं है, ठीक है, सॉरी इंसुलिन सिक्रीशन नहीं हो पा रहा, तो उस केस में क्या होगा, जब इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो रहा है तो आप क्या देखोगे कि कई चीजें यहाँ पे चेंज होने लगती हैं। वो कौन सी चीजें हैं, जैसे ग्लूकागॉन बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, अगर इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है तो उसको कम करने के लिए उसके बदले में ग्लूकागॉन बढ़ेगा, क्योंकि अगर ब्लड ग्लूकोज कम हो गया बॉडी के अंदर, इंसुलिन ज्यादा आ रहा है, सॉरी इसको आप समझिए, जब इंसुलिन ज्यादा आ जाएगा या फिर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, तो हम ये देखते हैं, हमें ये तो पता है कि इंसुलिन कब सिक्रीट होता है, कब सिक्रीट होगा इंसुलिन, कितना लेवल होना जरूरी है। ऐसे ही सेम बॉडी में ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है। ठीक है, तो ग्लूकागॉन कब सिक्रीट होगा, कितना लेवल होना चाहिए ग्लूकोज का जिससे कि ग्लूकागॉन एक्टिव हो जाए और ग्लूकागॉन सिक्रीट होना शुरू हो जाए। तो देखिए 70, अगर 70 पे ग्लूकोज पहुंच जाता है, ब्लड ग्लूकोज अगर 70 पे आ जाता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, इससे कम ना हो, इसको कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, ग्लूकागॉन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ग्लूकागॉन के साथ कॉर्टिसोल भी सिक्रीट होता है, कैटाकोलामिन्स भी सिक्रीट होते हैं, और ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रीट होता है। अब देखिए, जैसे आपने देखा होगा कल हमने एक सिंड्रोम पढ़ा था, दैट वाज द कुशिंग सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम की वीडियो अगर आपने देखी हो, तो कुशिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम के अंदर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपने ग्लूकाग्नोमा, ग्लूकाग्नोमा क्या होता है, मतलब जो ग्लूकागोन जहां से सिक्रीट हो रहा है उस सेल का क्या होगा, उसमें ट्यूमर हो जाएगा, उसे कहते हैं पैनक्रिएटिक ट्यूमर होता है ग्लूकाग्नोमा। इस केस में पैनक्रिएटिक ट्यूमर जब ग्लूकाग्नोमा हो जाता है तो क्या होता है, ग्लूकागोन बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, एक कैटाकोलामिन्स, कैटाकोलामिन्स किस में बढ़ते हैं, कैटाकोलामिन्स आप जानते हो एफिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, और ये सारे क्या होते हैं, कैटाकोलामिन्स होते हैं। ठीक है, और ये कब सिक्रीट होते हैं, जब एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर ट्यूमर हो जाए, उसका फंक्शन बढ़ जाए। ठीक है, और वो होता है फियोक्रोमोसाइटोमा के केस में, किसमें होगा, फियोक्रोमोसाइटोमा के केस में। ठीक है, और एक चीज और हमने देखी थी, ग्रोथ हार्मोन। कल जब हम पिट्यूटरी एडिनोमा वगैरह पढ़ रहे थे, उस केस में हमने एक एक्रोमेगेली नाम का डिसऑर्डर पढ़ा था। ठीक है, तो एक्रोमेगेली जो होता है वो किस केस में होता है, जब ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाए, और ग्रोथ हार्मोन कब बढ़ता है, एक्रोमेगेली में। तो हमने ग्लूकाग्नोमा देखा, हमने कुशिंग सिंड्रोम, फियोक्रोमोसाइटोमा और एक्रोमेगेली। देखिए हमने एक्रोमेगेली पढ़ चुके हैं हम, है ना, कुशिंग सिंड्रोम पढ़ चुके हैं हम, अभी फियोक्रोमोसाइटोमा और ग्लूकाग्नोमा की भी सेपरेट वीडियो हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से इतना बेसिक काफी है ना। इसके बाद हम एक चीज और देख लेते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। वैसे हमने इस पीपीटी के अंदर डाली हुई है, तो हम लोग उधर ही देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं वीडियो। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप डायबिटीज मेलाइटस को बहुत अच्छे से समझ सको। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो देखिए हमने एक टेस्ट की बात करी, हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं ग्लूकोज के लिए। अभी मैंने आपको बताया थे कुछ टेस्ट, ठीक है, कि हम क्यों करते हैं, और उसमें बेस्ट टेस्ट भी मैंने आपको बताया। ठीक है, लॉन्ग टर्म डायबिटिक कंट्रोल टेस्ट भी बताया, शॉर्ट टर्म डायबिटिक कंट्रोल टेस्ट के लिए भी मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। तो यहाँ पे देखिए हम टेस्ट कौन से करते हैं, HbA1c करेंगे, फास्टिंग ग्लूकोज करेंगे, और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट कर सकते हैं, ये टेस्ट हैं। और अगर ये चारों टेस्ट
इन ऑल दीज 4 टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन सस्पेक्टेड आती है, एक केस है हमारे पास, इन्वेस्टिगेशन सस्पेक्टेड केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट, अगर देखिए नॉर्मल HbA1c वैल्यू मैंने आपको बता दी कि कितनी होती है, 5.6% से कम होती है। अगर इससे ज्यादा होगी तो क्या होगा, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कब हो जाएगा, इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस हो जाता है अगर 5.7 से लेके 6.4 तक HbA1c जाता है। तो डायबिटीज मेलाइटस कब कहेंगे, जब 6.5 से ऊपर जाएगा तो हम उसको डायबिटीज मेलाइटस कहेंगे, ठीक है। अब देखिए सीवियरिटी ऑफ डायबिटीज मेलाइटस हम किससे देख सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सीवियरिटी ऑफ डायबिटीज मेलाइटस हम किससे देख सकते हैं, HbA1c करके, ठीक है। इसके अलावा ये तीनों केसेस भी मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पे क्या है, एक केस है जिसके अंदर एक केस ऑफ द, देखिए यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे पास जब कोई भी केस आता है, यानी कि कोई भी पेशेंट आता है, हम उसको HbA1c बताते हैं किसमें, परसेंटेज में। तो हमको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कर देना है विद 25, तो उससे क्या होगा, एवरेज ब्लड शुगर आ जाएगा। और ब्लड शुगर के बारे में मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि ये लास्ट 3 मंथ तक का एवरेज ब्लड शुगर देता है HbA1c, ठीक है। और मैं ये भी बोल चुका हूँ आपको कि ये क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव टेस्ट होता है, जो कि 8 से 12 वीक तक का देता है। और लॉन्ग टर्म ब्लड शुगर, शॉर्ट टर्म ब्लड शुगर के लिए हमें क्या करना होता है, सीरम फ्रक्टोसेमाइड, ठीक। और ये एक रेट्रोस्पेक्टिव टेस्ट है जो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। और एवरेज कितना, देखिए एक तो सीरम फ्रक्टोसेमाइड, ये भी रेट्रोस्पेक्टिव टेस्ट है, और HbA1c भी रेट्रोस्पेक्टिव टेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम HbA1c की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ द ग्लूकोज बता सकता है, कितना, 3 महीने तक का, ठीक है। लेकिन अगर हम साथ ही इसकी बात करें, किसकी, सीरम फ्रक्टोसेमाइन की, तो ये कितना देगा, ये केवल 2 से 3 वीक, मतलब लेस देन 1 मंथ, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म ग्लूकोज कंट्रोल के बारे में ये हमको बताएगा। क्लासिकल सिम्टम्स की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और इसमें मेन जो पॉइंट है, देखिए क्लासिकल सिम्टम्स आपको पता है, पॉलीडिप्सिया होगा, पॉलीपेप्सिया होगा, पॉलीयूरिया होगा, ठीक है, और वेट लॉस होगा। और ये पॉलीफेजिया भी क्लासिकल, पॉलीफेजिया इज नॉट अ क्लासिकल सिम्टम, ठीक है। ये एमसीक्यू कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से क्लासिकल सिम्टम कौन सा नहीं है, तो पॉलीफेजिया इज नॉट अ क्लासिकल सिम्टम, ओके। हाँ जी, एक मिनट। इसके बाद अगर हम क्लासिकल सिम्टम अगर आते हैं, क्लासिकल सिम्टम आते हैं, तो हम क्या करते हैं, रैंडमाइज ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं। और अगर रैंडमाइज ब्लड शुगर 200 तक आती है या 200 से ऊपर आती है, तब हम कहते हैं कि आपको डायबिटीज मेलाइटस है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, एक मिनट, हाँ देखिए, अगर एसिम्टोमेटिक पेशेंट कोई भी हमारे पास आता है, तो हम क्या करते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर से टेस्ट करते हैं। लेकिन क्या इससे पता चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा, क्योंकि पेशेंट एसिम्टोमेटिक है। अगर हमको यही नहीं पता कि सिम्टम है कि नहीं है, तो जब पेशेंट एसिम्टोमेटिक होगा तो हमारा ना तो पेशेंट हमको कंप्लेन करेगा, तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है तो हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, या फिर दूसरा टेस्ट क्या होता है, हम 75 ग्राम उसको ग्लूकोज खिला देते हैं और आफ्टर 2 आवर हम वो टेस्ट करते हैं, ठीक है। 2 घंटे के बाद हमने पहले क्या करा, हमने पहले पेशेंट हमारे पास आता है, तो पेशेंट को हमने 75 मिलीग्राम, ओ सॉरी 75 ग्राम, ठीक है, 75 ग्राम हमने उसको ग्लूकोज खिला दिया और उसको 2 घंटे के लिए बिठाया। और उसके बाद हमने टेस्ट किया, इसे हम बोलते हैं 2 आवर टेस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, 2 आवर टेस्ट। देखिए फास्टिंग ब्लड शुगर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू लेस देन 100 होती है। फास्टिंग ब्लड शुगर की नॉर्मल वैल्यू लेस देन 100 होती है। और अगर 100 से लेके 125 तक आती है, तो उस केस में हम इसको क्या कहेंगे, इंटॉलरेंस, इम्पेयरमेंट ग्लूकोज टॉलरेंस, ठीक है, इम्पेयरमेंट ग्लूकोज टॉलरेंस हो जाएगा। और डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, मोर देन 125, और कह सकते हैं मोर देन 125 इक्वल और मोर देन 126, ओके, 126 या उससे ज्यादा।
तब हम उसको डायबिटीज मेलाइटस कहेंगे। लेकिन 100 से 120 के बीच में कई बार आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ये है ग्लूकोज इम्पेयरमेंट ग्लूकोज टेस्ट। इसके अलावा 2 आवर टेस्ट अगर हम करते हैं 2 घंटे में, जिसको हमने 75 मिलीग्राम शुगर खिलाया था, उसकी अब हम 2 घंटे बाद जब जांच करेंगे तो इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होगी, लेस देन 140। ठीक है, 140 से कम इसकी नॉर्मल वैल्यू होगी। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा पेशेंट आ जाता है कि 140 से ज्यादा है लेकिन 200 से कम है, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज टेस्ट। ओके, और मोर देन 200 डायबिटीज मेलाइटस। तो ये आपको वैल्यूज याद रखनी है, कई बार एग्जामिनर ये वैल्यूज पूछ लेते हैं। ठीक, अब देखिए डायबिटिक पेशेंट के अंदर क्या है, कॉम्प्लिकेशन आती हैं। तो हम कॉम्प्लिकेशन 2 तरीके से हमने यहाँ पे क्लासिफाइड किया हुआ है, एक माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन और एक मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास पहला है रेटिनोपैथी। अगर रेटिनोपैथी होती है जिसमें मैकुलर डिजनरेशन जैसी चीजें होने लगती हैं, तो रेटिनोपैथी के अंदर क्या देखोगे आप, रेटिनोपैथी के अंदर पेशेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है। ठीक है, पेशेंट को ब्लाइंडनेस हो सकती है, और यहाँ पे चांसेस कितने रहते हैं, ये देखिए, ये मेन पॉइंट है, इसको याद रखिए कि अगर किसी पेशेंट को रेटिनोपैथी है, ठीक है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, इन दैट केस व्हाट यू विल डू, डायबिटिक रेटिनोपैथी के केस में एक नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में 25 गुना ज्यादा रिस्क होता है। कितना, 25 गुना ज्यादा। ठीक है, 25 टाइम्स मोर इंक्रीज हो जाता है ब्लाइंडनेस का चांस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे न्यूरोपैथी हो सकती है, रेटिनोपैथी हो सकती है, न्यूरोपैथी हो सकती है, और नेफ्रोपैथी हो सकती है। नेफ्रोपैथी होती है, इसमें हम सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज भी हो सकती है। ठीक है, और किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी करना पड़ सकता है और हीमोडायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, इस लेवल तक नेफ्रोपैथी हो सकती है। लेकिन माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में जैसे आपने रेटिनोपैथी देखी, नेफ्रोपैथी देखी, न्यूरोपैथी देखी, तो इनमें से मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, क्वेश्चन ये आता है, तब आप न्यूरोपैथी करोगे। अब हम देखते हैं मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज आपको देखने को मिलेगी। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज में क्या होता है, गैंग्रीन होने लगती है, डिजिटल गैंग्रीन जिसे हम बोलते हैं। कैसी गैंग्रीन होगी, डिजिटल गैंग्रीन होने लगेगी। ठीक है, डिजिटल गैंग्रीन। और डिजिटल गैंग्रीन जो होती है, इसका भी आपको याद रखना है, ये नॉर्मल आदमी के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा, मोर देन 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन को अगर आप देखोगे तो कोरोनरी आर्टरी हार्ट डिजीज हो सकती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को अगर आप देखोगे तो ये नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में 5 टाइम्स ज्यादा हो जाती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमसे पेशेंट पूछता है, मान लीजिए एक पेशेंट है हमारे पास जो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन का है, और वो हमसे पूछता है कि सर मुझे ये कैसे कम कर सकता हूं मैं, बेस्ट इंटरवेंशन क्या है टू रिड्यूस द माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। तो केवल HbA1c इसको लेस देन 7 रखना है, ये स्ट्रिक्ट इंटरवेंशन है। स्ट्रिक्टली आपको क्या करना है, HbA1c को आपको 7 से नीचे रखना है, तो आप माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन का पेशेंट है, इन दैट केस व्हाट यू विल डू, तो यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है और डायबिटीज को भी कंट्रोल रखना है। स्ट्रिक्टली HbA1c को लेस देन 7 तो रखना ही रखना है, उसके साथ साथ आपको ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए डायबिटीज मेलाइटस के अंदर, डायबिटीज मेलाइटस के अंदर आप क्या देखोगे, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, वेट लॉस होगा। ठीक है, वेट लॉस मोस्टली मैंने आपको बताया था, ये डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, वेट नॉर्मल एंड इंक्रीज, किसके अंदर, टाइप 2 के अंदर आपको क्या मिलेगा, वेट नॉर्मल रहेगा या इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टाइप 2 के अंदर वेट नॉर्मल या इंक्रीज क्यों हो रहा है, देखिए इंक्रीज क्या हो रहा है, मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इंसुलिन हमारी बॉडी में क्या करता है, आप जानते हो कि ये ग्लूकोज को उठा के सेल में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, एक तो ये फंक्शन है, दूसरा इसका फंक्शन है कि फैट भी बढ़ाता है। फैट कैसे बढ़ाता है, ये फैट को डिपॉजिट करने लग जाता है। ठीक है, इसकी हम अभी वो देखेंगे डिटेल। ठीक है, लेकिन ये फैट भी बढ़ाता है। तो जब इंसुलिन, टाइप 2 डायबिटीज के अंदर क्या है, इंसुलिन तो है,
ओनली इंसुलिन के जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर जहां पे बाइंड करता है वो रिसेप्टर खराब हुआ है। तो इंसुलिन तो प्रॉपर है, तो भाई इंसुलिन ने रिसेप्टर खराब होने की वजह से क्या किया, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाया, लेकिन फैट बढ़ाने का काम तो प्रॉपर कर रहा है ना। तो इसलिए या तो वेट बढ़ जाएगा या नॉर्मल रहेगा डायबिटीज टाइप 2 के अंदर, लेकिन टाइप 1 के अंदर वेट लॉस होता है। अब देखिए, मान लीजिए एक पेशेंट है हमारे पास, ठीक है, और पेशेंट को यूटीआई है, तो क्या होगा, यूटीआई के केस में क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गई, लेकिन पेशेंट को क्या है, डायबिटीज है, उस केस में ग्लूकोज तो सेल तक पहुंच नहीं रहा, तो पेशेंट को क्या होगा, मोर प्रॉब्लम होने लग जाएगी, ठीक है, यूटीआई इंक्रीज हो जाएगा। फीमेल के अंदर यूटीआई भी इंक्रीज हो जाता है, क्यों होता है, देखिए यहाँ पे एक्चुअली जो अभी मैंने बताया वो मैंने कहीं और का पॉइंट यहाँ बोल दिया। अब देखिए, फीमेल के अंदर यूटीआई का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, क्यों हो जाता है, जब पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा तो ग्लूकोज क्या होता है, फिर वो यूरिन में निकलने लगता है, तो अब ग्लूकोज को खाने के लिए बैक्टीरिया आ जाता है ब्लैडर के अंदर, इसकी वजह से यूटीआई हो जाता है, ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब देखिए और क्या होगा, वोल्वोवेजाइनाइटिस हो जाएगी, क्यों वोल्वोवेजाइनाइटिस क्यों होगी, क्योंकि वही यूरिन में ग्लूकोज आएगा, उसकी वजह से बैक्टीरिया उसको खाने के लिए आएगा, और मोस्टली कैंडिडा होता है, ठीक है, कैंडिडाइटिस होती है। देखिए शुगर गोज इनटू द लेंस, ये जो ब्लड शुगर है, ये आंख का जो ह्यूमन क्रिस्टलाइन लेंस होता है उसके अंदर शुगर जाना शुरू हो जाएगी, तो शुगर कहाँ जाएगी, शुगर गोज इनटू द लेंस, और उसकी वजह से क्या होगा, एंड जो वाटर होता है H2O ऑल्सो गो अलोंग विद, और शुगर के साथ क्या आएगा, पानी भी आएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, सेल स्वेलिंग हो जाएगी, और सेल स्वेलिंग होने की वजह से वहां पे क्या होता है, स्नोफ्लिक कैटरेक्ट होने लगता है। ये आप देख रहे हो यहाँ स्नोफ्लिक, स्नोफ्लिक कैटरेक्ट, ठीक है, ये स्नोफ्लिक कैटरेक्ट होने लग जाता है ड्यू टू द स्वेलिंग, स्वेलिंग की वजह से क्या होता है, स्नोफ्लिक कैटरेक्ट होने लगता है, और पोस्ट प्रेंडियल ब्लरिंग होने लगेगी विजन की, ठीक है, जब स्नोफ्लिक कैटरेक्ट होना शुरू हो जाएगा तो विजन क्या होगा, ब्लर होने लगेगा, ठीक है, विजन ब्लर होने लगेगा। और देखिए लेंस के ऊपर स्वेलिंग आ गई है, अभी हम बात कर रहे हैं ड्यू टू द लेंस स्वेलिंग, तो देखिए जब लेंस का कर्वेचर बढ़ेगा तो आंख की पावर भी बढ़ जाएगी, जब लेंस का कर्वेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, पावर बढ़ने लगेगी, और पावर बढ़ने लगेगी उसकी वजह से क्या होगा, पावर बढ़ेगी तो पेशेंट मायोपिक बन जाएगा, मायोपिया। अभी हम रिफ्रैक्टिव एरर पढ़ेंगे ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर, जिसमें हम मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, नाइसोमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। अब देखिए स्नोफ्लिक कैटरेक्ट जो होता है मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है, पेशेंट को यहाँ पर रिफ्रैक्टिव एरर डेवलप हो जाती है, मायोपिया जो लेंस स्वेलिंग होता है उसकी वजह से ब्लरिंग ऑफ विजन होने लगता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज हम नेक्स्ट वीडियो में कल कंप्लीट करेंगे, ओके। ये अभी जो आपने देखा जितना कुछ, वो बेसिक ऑफ डायबिटीज था, हमने वो डायबिटीज के बेसिक पॉइंट्स देखे थे। अब आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे कि डायबिटीज पूरा कंप्लीट कर दें। डायबिटीज वैसे तो देखा जाए तो 5 से 6 घंटे का है, लेकिन हम 2 से 3 घंटे में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।